हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो सीटेड हिंदी का है। इसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश अपना सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो गद्यांश हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश दोनों मिलाकर हमारे 15 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अगर केवल हमें 2 टॉपिक से 15 नंबर मिल रहे हैं तो उसे हम क्यों गलत करें। उसे हम पूरी कोशिश करें कि हमारा जो 15 नंबर है 15 में से 15 हमारा आ जाए, और बाकी भी हम सही करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले गद्यांश बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें, मतलब समझ के पढ़ें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो गद्यांश है, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भाव की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धरता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें हमारी बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वह अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन लगाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। पहला ऑप्शन है संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर देखा अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगते हैं। क्या अनिवार्य लगने लगता है? बाहरी। यहाँ से देखिए, जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हुए अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती, तो अच्छे जीवन के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे जीवन के लिए सुख सुविधाएं क्या होते हैं? हमें लुभाने लगते हैं। ठीक, अगर इसे हम थोड़ा बहुत समझें तो मतलब जो हमारे सुख सुविधाएं हैं, ये जो मनुष्य को बाहरी सुख सुविधाएं अच्छे जीवन के लिए लुभाती हैं, परंतु महत्व इस बात का नहीं है, मतलब इस बात का नहीं कि हाँ हमें अच्छा जीवन मिल रहा, कि हमें बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसमें यह है कि हमने जो अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, क्या हमने अपने पूरे जीवन में उसे पूरा कर लिया है। जो भी हमारा जितने साल हम जिए या रहे, तो जो हमने गोल बनाया था, लक्ष्य बनाया था, क्या हमने उसे पूरा कर लिया? अगर पूरा कर लिया तो जो ये संसार की सुख सुविधा है और जितने भी मतलब भौतिक सुविधाएं हैं, इन्हें अगर हमें ना प्राप्त हो तब भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें संतुष्टि मिल जाती कि हाँ जो हमारा लक्ष्य था वो हमने हासिल कर लिया है। लेकिन अगर हमने इस अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया है, तो क्या होता है कि जो हमारा मन है ये भटकता रहता है और भौतिक जो सुख सुविधाएँ होती हैं उनकी ओर जाने लगता है। तो सबसे महत्व की बात यह है कि जो भी हमने अपने उद्देश्य बनाए उसे सबसे पहले पूरा करें, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्षमतावान,
समर्थ और क्षमतावान एक ही हो गया, सक्षम ये भी हो गया, और सामर्थ्यवान। मतलब जो क्षमतावान, समक्ष और सामर्थ्यवान है, ये हमारा मतलब मानसिक क्रियाकलाप है। लेकिन जो शक्तिशाली है, शारीरिक को दिखाता है। मतलब शक्ति जो शरीर, जो कोई भी व्यक्ति होगा शक्तिशाली है तो अपने शरीर से ही तो है। मतलब बहुत अच्छा मोटा तगड़ा है, या उसकी जो पकड़ है बहुत अच्छी है। मतलब जो शक्तिशाली की अगर ये बात की गई तो ये शारीरिक रूप से की बात की गई। लेकिन जो हमारा क्षमतावान, समक्ष और सामर्थ्यवान शब्द है, ये हमारी मानसिक क्रिया की बात है। तो ये तीनों हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो इसमें शक्तिशाली कहा गया है, ये हमारा क्या है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शक्तिशाली। जो कि हम इसे सामर्थ्य की जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आपको बता दिए हैं कि इसलिए हम इसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये मानसिक शारीरिक क्रिया है। और यहाँ पर जो क्षमता, समझ, सामर्थ्यवान और सामर्थ्य, ये है मानसिक। ठीक। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ जो प्रतिष्ठा के अंबारों मतलब सम्मान, जो सम्मान दिया जाता है लोगों को, उसके ढेर से मतलब इतना ज़्यादा उनको सम्मान दे दिया जाए कि वो ढक जाए। लेकिन अगर उन्हें, अगर उनके का जो भी उनका उद्देश्य था, उन्हें अगर उन्होंने पूरा नहीं किया या उन्हें पूरा करने नहीं दिया गया तो उन्हें दंड का मतलब अनुभव होता है कि जिससे उन्हें लोग दंडित कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्य बनाया था या अपना एम डिसाइड किया था कि हाँ हमें ये करना है, उन्हें नहीं करने दिया जा रहा, तो दंड की तरह। और उनका, और पहले भी जो उन्होंने काम कर लिया, अगर आप उन्हें चाहे मतलब काम, जो उनका लक्ष्य था आपने उन्हें पूरा करने दिया, तो मतलब वो खुशी और जो उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है या बहुत सारे सम्मान से संबंधित चीज़ें दी जा रही, तो उतना उन्हें खुश नहीं करेगा जितना वो तब खुश होंगे जब उन्हें उनके लक्ष्य पूरा करने में आप रुकावट नहीं बनेंगे, मतलब नहीं रोकेंगे, उन्हें पूरा करने देंगे। चाहे उनकी मतलब उन्हें मृत्यु दंड दें या कुछ भी दें, अगर उनका लक्ष्य पूरा है तो वो व्याकुल नहीं होंगे। ठीक। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने उसमें कि यहाँ देखिए, परंतु यहाँ पर प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया गया, तो यह पुरस्कृत मतलब जो भी उन्हें सम्मान या पुरस्कार देना था आप उसे उन्हें लाद दें, परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही वह अनुभव करते कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। मतलब जो भी उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, अगर आप उन्हें पूरा नहीं करने दे रहे हैं, भले ही आपने उन्हें बहुत ज़्यादा पुरस्कार दे दिया और मतलब इतना पुरस्कार दे दिया कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि ढक गए, उसी में दिख ही नहीं रहे, लेकिन अगर उन्हें आपने उनका जो लक्ष्य था नहीं पूरा करने दिया तो उन्हें एक दंड की तरह लगेगा कि हाँ, मतलब मन में एक कसक सी रह जाएगी कि मैंने मतलब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। तो यही इस क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है। क्या है हमारा क्वेश्चन कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया गया, तो रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ ढेर से हो जाएगा। ठीक। कि उसका वो जो सम्मान या पुरस्कार दिया गया है उसका ढेर है, मतलब इतने सारे ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दे दिया गया है मुझे कि उसका ढेर लग गया है। लेकिन अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही बार दोहरा रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। भली भांति निर्वाह कर चुका था, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। तो अगर इसमें हम क्रिया विशेषण की बात करें तो भली भांति जो है इस वाक्य में अगर क्रिया विशेषण, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो भली भांति जो शब्द युग्म है ये क्रिया विशेष है, और जो निर्वाह करना है ये क्रिया विशेषण है। जो भली भांति शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेष है, और जो निर्वाह करना शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण है। या कौन सा जो निर्वाह शब्द कौन सा, अगर पूछा जाए कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि जो क्रिया विशेषण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, और तीसरा होता है रीतवाचक, चौथा परिमाणवाचक। तो इसमें क्रिया विशेषण पूछा गया तो निर्वाह शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। अगर कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और भली भांति में कौन सा, भली भांति जो
शब्द दिया गया है उसमें कौन वो क्या है, तो वो क्रिया विशेष है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आशा करते समझ में आ रहा होगा। महत्वाकांक्षी किस शब्द से मिलकर बना, मतलब किन शब्दों से मिलकर बना। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो महत्व किस प्रकार लिखा जाता है, आप लोग ये देखिए। महत्व और आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक, यहाँ पर दो तार रहेगा। अब महत्व और अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जो है ये आक पर मात्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा महत्वाकांक्षा। आ जो है यहाँ पर आ गया इस रूप में। ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो अब जैसे अब महत्वाकांक्षा है तो आप लोग सबसे पहले देखें कि आकांक्षा किस प्रकार लिखा जाता है और महत्व किस प्रकार लिखा जाता है। तो आ का लोप हो जाएगा वाम में। ठीक, तो महत्व प्लस आकांक्षा, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। महत्वाकांक्षा ये भी सही लग रहा है और ये दोनों तो गलत है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा हमारा सही है, क्योंकि लिखी तो हमारे एक ही तरह है, कुछ अंतर है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये वाला सही, तो ये क्वेश्चन 95 क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट करके बताना है, जिसे भी आता होगा और बताएगा कि इसमें से सही कौन सा है। ये और बी ऑप्शन में से आपको चूज करना है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तीसरा और चौथा मतलब सी डी गलत है। और ये और बी में से आपको चूज करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले को, रचनात्मक कार्य करने वाले को, या धन संपन्न लोगों को। तो जो भौतिक लाभ जो है किसे नहीं लुभाते हैं, तो जो रचनात्मक कार्य करने वाले लोग होते हैं उन्हें लुभाते हैं। अब हम अपने गद्यांश में देख लेते हैं कि कहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ होते हैं उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते और न ही प्रोत्साहित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रचनात्मक। जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं उन्हें भौतिक लाभ नहीं लुभाते हैं या प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ठीक, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, ऐसा रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो विचारक की क्या विशेषता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व में विचारक 10 में से एक व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अल्प मतलब कम होती हैं। ठीक, 10 में से एक लोग विचारक होते हैं जिनमें भौतिक जो महत्वाकांक्षा है वो क्या होती है, कम होती है। तो भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं विचारकों में। ठीक, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का क्या अर्थ है। तो कार्ल मार्क्स जो थे, इनकी एक रचना थी दास कैपिटल। तो जो पूंजी जो कैपिटल इनका जो ग्रंथ था दास कैपिटल, तो उसमें कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी, क्योंकि उसमें इन्होंने धन इसके बारे में बताया, पूंजी के बारे में बताया। तो जो कार्ल मार्क्स की रचयिता पूंजी है वो किससे संबंधित है, तो पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स मतलब जो दास कैपिटल उसका अर्थ होता है पूंजी। कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का क्या अर्थ है, तो पूंजी का अर्थ क्या है इसमें, तो पूंजी का अर्थ जो है वो क्या है, एक ग्रंथ से है पूंजी, क्योंकि दास कैपिटल जो इनकी रचना थी क्या थी, एक ग्रंथ ही था। तो दास कैपिटल का अगर हम अर्थ देखें तो कैपिटल का अर्थ उसमें पूंजी से किया गया है।
तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। अब ये भी हम देख लेते हैं अपने गद्यांश। अगर हम मतलब अभी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेंगे। अगर आप गद्यांश अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तो बार बार गद्यांश पलट कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हमने यहाँ सुकरात वाला देखा है, ठीक। तो इसमें हमें वैसे पता चल गया कि सुकरात जो था उसे अगर उसने मतलब अपना उसे मरवा दिया गया था सुकरात को, तो उससे क्यों कोई मतलब कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो उसका जो जीवन का लक्ष्य था उसने प्राप्त कर लिया था। अगर ना प्राप्त करने दिया गया होता तो उसे लगता है कि उसे क्या किया गया है, दंडित किया गया, कठोर दंड से दंडित किया गया है, ठीक। तो उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि उसे दंड जैसी मतलब कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ जाता है काव्यांश या पद्यांश। गद्यांश हमने देख लिए, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और जो गद्यांश होता है वहाँ से 10 नंबर के बनते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर, चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आ बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मतलब जो कवियत्री हैं, जब उनकी बिटिया बोल उठी तो उनको ऐसा लगा कि जो उनकी कुटिया थी वो क्या हुई, फूल उठी, मतलब आनंद से उमड़ उठी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि बचपन क्या है। बचपन जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो बचपन जो शब्द है ये क्या है, विशेषण है, ठीक। बच्चा में पन प्रत्यय लगाए हैं जिससे बन गया बचपन। तो ये कौन सा शब्द है, विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कुछ नंदनवंशी फूल उठी यह कुटिया, छोटी सी कुटिया मेरी। कब, अभी हमने देखा है कि जब उस जो कवयित्री थी उनकी बेटी जब बोली तो उन्होंने कहा कि नंदनवन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, मतलब कि जब उनकी बेटी बोली तो उन्हें ऐसा लगा, मतलब उनको ऐसा लगा कि जो मेरा घर है या कुटिया है आनंद से भरपूर हो गया, मतलब आनंद से उमड़ उठा है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिटा सकेगा तू। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है। अरे ये तो नहीं आ गया, हाँ यहाँ पर था ये वाला क्वेश्चन। नंदनवंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है, कुटिया सुंदर हो गई है, कुटिया में आनंद उमड़ आया। जब जो कवयित्री थी जब उसकी लड़की बोली तो उन्होंने कवयित्री ने क्या कहा कि जब मेरी बिटिया बोली तो ऐसा लगा कि कुटिया में आनंद उमड़ आया है। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उपयुक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है। तो अगर हम अपना गद्यांश पद्यांश देखें तो यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी। तो यहाँ पर जो कवयित्री है किसको, तू जो शब्द है ये किसको क्या पूछा गया है, एक मिनट रुकिए।
कवियत्री अपने बचपन को क्या बुलाना चाहती थी, ये नहीं था। मिटा सके तू मेरे मन का संताप, तो जो तू शब्द है ये किससे संबंधित है? कवि का तो ये तो है नहीं, बच्चे का ये भी नहीं, पाठक का ये भी नहीं। तो जो कवियत्री है ये अपने बचपन को ही तो बुला रही थी कि तू वापस आ जा और मैं फिर से अपना बचपन जीना चाहती हूँ। तो जो तू शब्द है यहाँ पर आप देखें, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पात, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो जो ये तू शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो बचपन के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि जो कवयित्री है ये अपने बचपन को ही क्या कर रही है? बुला रही है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? बचपन के आनंद की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के खेलों की याद में या माँ की याद में? तो बचपन यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बचपन के आनंद की याद में अपने बचपन को बुलाना चाह रही थी। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। बच्चे की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? बच्चे की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की? तो जब मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है, अगर उसकी मम्मा ने देखा तो उसे बड़े प्यार से सहलाकर चुप कराती हैं, तो प्यार ही तो उमड़ता है मतलब बच्चे को रोता देखकर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार है। तो अगर हम पूरा इसका लाइन देखें, पूरी लाइन देखें इस उसमें व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, यहाँ से आप देखें, यहाँ से व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांत, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा व्यवहार। तो इसमें जो वह शब्द है कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया है ना। तो वह जो शब्द है इसके वर्ण है, इसकी आवृत्ति यहाँ पर हो रही। तो इस वह जो है मतलब कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है? तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, इसमें वर्णों की जो आवृत्ति होती है ये बार बार होती है। तो अगर अनुप्रास अलंकार के उसकी बात करें परिभाषा की, तो जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। तो हमारा यहाँ पर वह जो शब्द है मतलब वह में जो वह है इस वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है हमारी पंक्ति में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपमा का तो हमारा हो गया, जहाँ पर किसी की उपमा की जा रही हो, किसी चीज़ से तुलना की जा रही हो, सा सी ऐसे शब्द आए तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, नहीं उतना महत्वपूर्ण नहीं है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। आप भले ही शब्द के अर्थ जान रहे हैं, लेकिन आप अगर उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अर्थ जानकर क्या करेंगे? जब आपको प्रयोग ही नहीं करना है वो तो व्यर्थ ही है ना। उस भाषा की वाक्य संरचना जानकर ये भी उतना प्रयोग नहीं है, मतलब उतना महत्वपूर्ण है। उस भाषा का अधिक प्रयोग करना और उस भाषा का व्याकरण जानना। व्याकरण जानकर ही क्या करेंगे? उसका जान लिए बस काम खत्म। तो कुछ टाइम बाद भूल ही जाएंगे जब प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण की देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर हम किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भाषा का हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक प्रयोग करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भाषा है एक अर्जित कौशल है, ना कि मतलब जो भाषा होता है इसे हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, दूसरों से सीखते हैं, कई मतलब वातावरण से, अपने परिवार से इसे अर्जित करते हैं, मतलब सीखते हैं, ना कि ये हमारे जन्मजात होता है कि हाँ हमारे अंदर से है ये सब। अगर कोई बच्चा जो है अगर बचपन में ही आप उन्हें उस घर में छोड़ दें जिस घर में कोई नहीं बोलता, मतलब जैसे बोल नहीं पाते हैं, तो वो बच्चा भी नहीं बोल पाएगा। जो बच्चा सामान्य है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है उसमें, अगर वह उन व्यक्तियों की संगत में है जो नहीं बोलते हैं, मतलब जो गूंगे व्यक्ति हैं, तो जो बच्चा रहेगा उस समाज में वो भी नहीं बोल पाएगा। अगर दूसरे के संपर्क में वो नहीं आ रहा, उन्हीं लोगों के संपर्क में है, तो उसका जो भाषा होगा वो भाषा उसकी क्या होगी? वही सांकेतिक वाली हो जाएगी, वो भी नहीं बोल पाएगा। तो अगर हम
भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो भाषा है उस पर हम अधिकार जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मतलब जो भी हम जो हमारे इसमें दिया गया है वाक्य की संरचना, तो हम जो वाक्य की संरचना उस भाषा की वाक्य संरचना जानना ये भी इतना वो नहीं। अगर कोई वाक्य है, अगर उसकी संरचना जानते हैं और जान भी जाते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हमें किसी भी अधिक मतलब जो हमारा किसी भी भाषा पर अगर हमें अधिकार प्राप्त करना है तो क्या होगा कि जो उसके लिए हमें एक तो सबसे पहले अभ्यास करना होगा, उसके लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा और मतलब शब्दों के अर्थ जानना, उसका वाक्य संरचना और भाषा व्याकरण जानना, ये सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मतलब अधिक से अधिक हम भाषा का प्रयोग करें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही अगर आप लोग संरचना, अर्थ ये सब जानते हैं लेकिन उस भाषा का प्रयोग ही नहीं करते तो कुछ टाइम बाद आप ज़रूर भूल जाएंगे। लेकिन हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उससे तो वो हम मतलब बहुत अच्छे से हमें आ जाएगा। तो आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समझाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ना समझ में आए तो कमेंट कर दिया करें आप लोग, और अच्छा लग रहा है तो भी कर दिया करें। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान, ये तो है भाई, क्योंकि आपको पहचान सबसे पहले आपको ये पहचान करनी होगी कि जो बच्चे की भाषा संबंधी क्षमता है वो कौन सी है, मतलब किस प्रकार की जो भाषा वो अच्छे से बोल लेता है। बच्चों की विभिन्न प्रकार की शब्द दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना ये भी ज़रूरी है। अब आप देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो क्या है कि तो उसे थोड़ा कम सुनाई देता है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक तो उसे जिसे पीछे बैठेगा तो उसे अगर कम सुनाई देता है तो सुन ही नहीं पाएगा, तो उसे क्या करें, आगे बैठाएं और बहुत सी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, जैसे शब्द दृश्य जैसे हो गया, आप कई चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, तो उसका प्रयोग करें। जो भी मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये जो सामग्री है बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उन चीज़ों का प्रयोग करें। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, तो ये कोई वो नहीं, भाषा सिखाने में विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा गया है ऑप्शन के क्वेश्चन में। तो बच्चों का जो आकलन है अगर वो हम कर रहे हैं तो उनके प्रति उदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उसका उदार बनने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक, भाषा कौशल में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ... पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। मतलब अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप भले ही स्कूल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप अगर स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो क्या होगा, उतने अच्छे से आपको नहीं आएगा और ना ही समझ में आएगा। जब कोई चीज़ हम खुद से भी पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में हमें पढ़ाया गया लेकिन आए हम घर पे और ख़ुद भी मेहनत किए, उसके बारे में खुद भी पढ़े, मतलब व्यक्तिगत मतलब स्वयं पढ़ना, अकेले में सामूहिक रूप से नहीं पढ़ना है, ना ही मौन पढ़ना है, ना ही सस्वर पढ़ना कि हाँ तेज पढ़ें, हमें व्यक्तिगत रूप से पढ़ना है। आप मतलब कहीं भी आप पढ़ें, लेकिन कहीं भी आप देखे होंगे बहुत से लोग से सुन रहा होगा कि भले ही आप यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ें लेकिन जब तक स्वयं नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी। तो यही इसमें कहा गया है, जो प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है तो वो क्या है, व्यक्तिगत पढ़ाई के लिए है, ठीक, कि बच्चा जो है वो स्वयं भी पढ़े। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज़ की गुणवत्ता। तो इसमें कागज़ की गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती है, और जो अभ्यासों की बहुलता है, बहुत ज़्यादा अभ्यास दे दे, अच्छे से पढ़ाए ही ना, या उसमें ऐसा कुछ हो ही ना कि जो बच्चे के समझ में आए, बच्चे के लिए अच्छा हो, तो फ़ायदा ही क्या अभ्यास कराने से। आकर्षक चित्र ये भी कुछ नहीं है, मतलब है अच्छी बात है, छोटे बच्चों के लिए आकर्षक चित्र, रंग बिरंगे चित्र होने चाहिए, कविता कहानी के माध्यम से पढ़ानी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण पक्ष कहा गया है वो है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, मतलब जो भी हम बच्चे के लिए पाठ चयन कर रहे हैं उसमें जो पाठ हो, बहुत मतलब सब में कोई भी लेसन हो तो वो किसी ना किसी उद्देश्य का हो। जैसे अभी हम एक लेसन लिए, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी की किताब है, उसमें 5-6 लेसन है, तो पहला लेसन ऐसा हो गया जिसमें शुद्ध शब्द दिया गया है, मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है, दूसरे में दिया गया है पर्यायवाची शब्द, तीसरे में मतलब वो
जो भी हमारे शब्द हों, मतलब जो भी हमारे पाठ हों, वो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ही हों उसमें, ठीक। जैसे मतलब मतलब जो किसी जैसे किसी लेसन में अभी हमने बताया कि शुद्ध उच्चारण हो, मतलब वो शुद्ध वर्तनी हो, किसी पे शब्द भंडार में वृद्धि, किसी की वाक्य मतलब उच्चारण की शुद्धता दी गई हो, किसी से वाक्य गठन आदि भाषाई कौशल का विकास हो। मतलब जो भी हमारे जितने भी पाठ हों उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो कि इस पाठ से बच्चे का जो उच्चारण है वो सही होगा, इस पाठ से बच्चे शुद्ध मतलब शुद्ध लिखना सीखेंगे, इस लेसन से बच्चे वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी पाठ दिए गए उन सबका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, समग्र भाषा आधारित समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति जो होती है वो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का समय ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, और समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है, ठीक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, व्याकरण के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। तो जो शुरुआती में बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं, 5 से 6 साल के होते हैं, तो वो व्याकरण के नियम जानेंगे, ये तो कोई वो है नहीं है। 5-6 साल का बच्चा तो तुतलाकर तो नहीं बोलेगा, और पढ़ने लिखने में भी दक्ष नहीं होगा, क्योंकि अभी स्कूल में आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ही पढ़ने में या लिखने में, हाँ ऐसा हो सकता है कि मम्मी पापा सिखा रहे हैं तो थोड़े बहुत लिखना जानता हो, थोड़ा बहुत जैसे ABCD मतलब लिखना जानता हो, गिनती 1-2 करके लिख लेता हो, लेकिन उसे जो अभी इसमें दक्ष हो की बात की गई तो ऐसा संभव नहीं है। और हाँ, अगर पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है बच्चा तो स्वयं की अभिव्यक्ति, स्वयं मतलब अपनी ज़रूरत को, मतलब उसे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और लिंग वचन इसकी पहचान कर सकता है, अपनी परेशानियों को बता सकता है, ठीक। और किसी मतलब अगर जैसे जो डेली यूज़ करता है उन वस्तुओं के नाम बता सकता है, उनके कार्य भी बता सकता है, लेकिन वो किसी मतलब स्वयं की अभिव्यक्ति करने में मतलब अपनी बात को रखना जानता है, अपनी परेशानी बताना जानता है, जो मतलब ये लड़की है या लड़का ये भी जानता है, और मतलब ये इनकी संख्या 1 है कि 2 है ये भी जानता है। और अगर हम बात करें कि जो वो मतलब दिन में या डेली यूज़ करता है उनके नाम भी जानता है, और उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है ये भी जानता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि बच्चा जो है वह स्व अनुभूति मतलब स्व अभिव्यक्ति करना जानता है, स्वयं की बात को रखना जानता है। सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित कहेंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो इसका अगर हम सबसे बढ़िया आंसर देखें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, मतलब पढ़ने के लिए भी देंगे और क्या करेंगे कि वो बोल कर अभ्यास करे इसके लिए भी देंगे, ठीक। तो उसे लिखना तो आता है तो उसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, अगर वो पढ़ेगा और फिर जैसे कोई चीज़ पढ़ा और उसे बोल रहा है बार बार कि हाँ इसको सड़क हो गया ड़क सड़क, मतलब बोल के अगर कर रहा है वो तो ज़्यादा अच्छे से उसे आ जाएगा, ठीक। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान,
पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। अब हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो इसमें विराम चिन्ह का ज्ञान, इसमें इतना छोटा सा बच्चा वो कहाँ विराम चिन्ह का कर पाएगा, ना ही इतना पढ़ने में धारावाह हो जाएगा कि हाँ भर 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 पढ़ ले, एक को बारी अटके ना। वर्ण की पहचान और शब्द अर्थ का निर्माण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थ का निर्माण। ठीक। और जो इसमें दिया गया है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, तो ये सब जो है ये सब कौशल जो है ये मूलतः जो उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है उसके लिए ये सब होगा। विराम चिन्हों का ज्ञान हो उसे, और पढ़ने में धारा प्रवाह हो, और अर्थ का निर्माण ठीक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अर्थ का निर्माण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत, बच्चों में अनुशासन बनाए रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो कहानी सुनाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाए। ठीक। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डर अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हम देखते हैं ऑप्शन समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तक और कमियाँ। तो बच्चे जो होते हैं, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा होता है, तो वो अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, ये सब लेकर आता है, ना कि समस्या लेकर आता है, ना ही कमियां और ना ही पाठ्यपुस्तक। तो भाषा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना। ठीक। तो इसमें नहीं पूछा गया है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कहानी सुनकर शब्द सा, मतलब जो कहानी में जैसा जहाँ शब्द था उसे सुना और उसके बाद में उसे ही दोहरा दिया। तो ऐसा तो नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको 20 शब्द बोल दिया गया और बोला गया कि जिस क्रम में बोला गया है उसे दोहराइए, तो बड़ी मुश्किल से, मतलब 100 में से 1-2 लोग ही पूरा कर पाएंगे, वो पूरा ही नहीं कर पाएगा कि हाँ 20-30 शब्द एक साथ बोल दिया गया और बोला गया कि जिस क्रम में हम बोले वैसे बोलो, कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सुनकर दोहराने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। और जो वाद विवाद हो रहा है तो उसमें मतलब बेझिझक होकर बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाओं की मतलब जो बच्चा कल्पना कर रहा है उसे दूसरों के सामने अभिव्यक्त भी करे बोलकर, और बातचीत में सक्रिय भागीदारिता की निर्वाह। तो ऑप्शन नंबर ये बी हमारा सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो भाषा शिक्षक भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि जो भाषा शिक्षक हो स्वयं भाषा में क्या हो, प्रभावी हो। मतलब कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो तो उसे अपने सब्जेक्ट में धारा प्रवाह होना चाहिए। ठीक। इसमें ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं। ठीक। और जो निगमन विधि होता है उसमें पहले सूत्र बताया, मतलब पहले जो होते हैं नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। और ये जो प्रैक्टिस सेट है 2000 किसका है, 2015 का है। जो 2015 में हमारे क्वेश्चन मतलब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, जिसे हमने आज सॉल्व किया है, इसका प्रैक्टिस किया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो या कुछ और जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।